हेलो दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे ईपीएफओ 2017 में जीएस में आए हुए क्वेश्चंस को और उनसे रिलेटेड हम उनके बैकग्राउंड को भी डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं जीएस के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द वर्क द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, अ स्टडी इन द प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस। ओके, तो ये पूछ रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस, फाइनेंस से रिलेटेड भी बात कर रहे हैं और प्रोविंसेस से भी रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो अगर इसको सबसे अच्छा यूपीएससी में आप जो एक टेक्निक फॉलो कर सकते हैं वो है एलिमिनेशन टेक्निक, कि आपको पहले जो श्योर पता है कि ये आंसर नहीं हो सकता उसे आप क्रॉस कर दीजिए और फिर आपको जो लगता है कि जो आंसर है उसको आप उसको टिक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी, इन्होंने भी इकोनॉमी से रिलेटेड बुक लिखी है और इकोनॉमी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड बात की है। तो ये ऑप्शन हो सकता है अगर आपको श्योरली नहीं पता है तो। अगर आपको श्योरली पता है फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, एम.एन. रॉय, ये भी हमारे एक हो सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इनका जहां तक है इस तरीके की कोई भी बुक नहीं है प्रोविंशियल फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आंसर जो है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और के हमारे ड्राफ्टिंग इन्होंने करी है पूरी। इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इसका सही जवाब। इसके साथ ही हम ये भी देख लेते हैं कि इनकी और ऐसी कौन सी बुक्स हैं जिनको कि हमें याद रखना है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनकी बुक्स बहुत फेमस है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे रिलेटेड बुक्स हमेशा पूछी ही जाती हैं। जब भी आपकी अनटचेबल्स से रिलेटेड अगर कोई भी बुक की बात करी जाती है तो आपका कहीं ना कहीं जो एक आंसर है वो भीमराव अंबेडकर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो इनकी एक बुक है द अनटचेबल्स, हु आर दे एंड व्हाई दे हैव बिकम अनटचेबल्स। सेकंड, बुद्धा एंड हिज धम्मा, आपको पता होगा इन्होंने एंड में बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, बुद्धा एंड धर्मा। फिर द राइज एंड द फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, इन्होंने विमेन से रिलेटेड भी अपने काम किए हैं, तो उससे रिलेटेड भी इनकी बुक रही है। इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स, अगेन अनटचेबल वर्ड आया है तो फिर आप भीमराव अंबेडकर की तरफ जा सकते हैं। सेकंड, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, ये दो बुक ऐसी हैं जहां पर शायद आपका दिमाग नहीं जाए लेकिन आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? पाकिस्तान एंड पार्टीशन, पाकिस्तान एंड पार्टीशन, इतना भी याद रख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। और सेकंड कौन सी बुक बता रही हूं मैं? थॉट्स ऑन द लिंग्विस्टिक स्टेट, लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में भी जो थॉट्स थे उस पर भी उन्होंने बुक लिखी है। जैसे कि लिंग्विस्टिक रिवॉल्यूशन हुआ था, हमारी साउथ की स्टेट्स का बाइफर्केशन हुआ था, तो उन सबसे रिलेटेड जो इनके थॉट थे वो उन्होंने इसमें मेंशन किए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 22 क्वेश्चन पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लॉर्ड कर्जन। आप सबको पता होगा लॉर्ड कर्जन किस टाइम पीरियड में हमारे थे? लॉर्ड कर्जन थे 1899 से 1905 के अराउंड, ये हमारे रहे थे इंडिया में हेड। अब आपको ये हमेशा याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसीज हैं वो पैसिफिस्ट तो कभी भी नहीं रही। लॉर्ड कर्जन हमेशा से अग्रेसिव रहे थे। ठीक है, तो पैसिफिस्ट तो इनकी पॉलिसीज थी ही नहीं। ही वांटेड टू एस्टैब्लिश अ ब्रिटिश स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर द पर्शियन गल्फ एंड सिएस्तान। ओके, तो ये है इनका एक आंसर भी, इसका करेक्ट यही है कि ये जो अपना जो इन्फ्लुएंस थे वो ब्रिटिश एम्पायर थे वो पूरा क्रिएट करना चाहते थे पर्शिया की तरफ एंड सिएस्तान। सिएस्तान है आपका प्रेजेंट जो ईरान का कुछ पार्ट है प्लस अफगानिस्तान का कुछ जो पार्ट है वो आपका सिएस्तान। सिएस्तान इज बेसिकली द प्लेस ऑफ सकाज, तो जो सकाज हमारे उस तरफ से आए थे तो उनको वो ईरान और अफगानिस्तान का पार्ट बोलते हैं, तो उस पर ये अपना कंट्रोल करना चाहते थे। तो करेक्ट आंसर यही है कि इनकी जो पॉलिसीज थी वो अग्रेसिव थी, अग्रेसिव होने की वजह से ही ये पूरा कंट्रोल करना चाहते थे। ही वांटेड इंग्लैंड एंड रशिया टू बिकम फ्रेंड्स अगेंस्ट चाइना, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है लॉर्ड कर्जन का। ही वांटेड टू लीड अ फ्लैग वेविंग मिशन टू द यूएसए, नथिंग इज रिलेटेड टू अस, तो इसका सही आंसर क्या है? ये। इसके बाद हम बात करते हैं 23rd की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट असम इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, अब जो असम अभी का असम है और जो उस टाइम का असम था उसमें बहुत डिफरेंस है। नॉर्थ ईस्ट एक तरीके से कंप्लीट असम वही था। तो जो असम था पहले वो हमारा इट वॉज पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इट वॉज मेड अ प्रोविंस इन 1865. It was separated from Bengal in 1874 and along with the Sylhet made into a chief commissioner's province. तो this is the correct answer. अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो असम और साइलेट थे दोनों ही हमारे सेपरेट हुए थे 6 फरवरी 1874 को। कहाँ से? बंगाल से हमारे दोनों सेपरेट हुए थे और क्या बना दिया गया था इनको? चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस इसको बना दिया गया था, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर भी हम बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। एंड इसके बाद इसको फिर से 1905 में फिर से बंगाल में ऐड कर दिया गया था और 1911 में आपको पता था बंगाल पार्टीशन का जो एनलमेंट हुआ था वो फिर से हुआ था और इसको एक सेपरेट अलग से इसको एनल करके अलग कर दिया गया था। तो आपको असम के बारे में इतनी चीजें याद रखनी कि इसको सेपरेट किया गया था पहले 16 फरवरी 1874 और उसमें भी ये था कि असम को जो उन्होंने सेपरेट किया था उसमें जो अपर पार्ट था उस पर तो जो इनके होम किंग्स थे वो आप पर राज करते थे और जो नीचे वाला जो मेन पार्ट था उस पर ब्रिटिश ने अपना कब्जा उस पर जमा लिया था।
ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 24th क्वेश्चन पर। 24th क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट वर द पीजेंट एसोसिएशंस सेट अप इन द केरला इन द 1930s कॉल्ड। ठीक है, 1930s की बात कर रहे हैं, केरला की बात कर रहे हैं, मतलब कि साउथ की। तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन ये भी उससे भी लगा सकते हैं आइडिया कि केरला में आपको पता है संगम्स, ये जो नाम है वो मेनली कहाँ, साउथ इंडिया का ही नाम है। संगम्स एंड समितिज वगैरह जो इस तरीके के नाम है वो मेनली साउथ इंडिया में ज्यादा फेमस है। तो इसे भी आप एक गेस वर्क की तरह कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर भी यही है, लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 1930s में क्या हो रहा था, एक बिग डिप्रेशन आया था 1929-30s के अराउंड, आपको पता होगा। तो उसकी वजह से पीजेंट्स थे वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड में थे। उसके अलावा जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था वो भी चल रहा था, उसमें भी गांधी जी सारे जो पीजेंट्स थे उनको कलेक्ट कर रहे थे। तो पूरे इंडिया में पीजेंट्स का कहीं ना कहीं रिफॉर्म एक चल रहा था। तो उसी टाइम पर केरला मतलब कि साउथ इंडिया में भी ये जो रिफॉर्म था वो शुरू हुआ था, और उस टाइम पर इन लोगों ने मिलकर एक कृषक जो हमारा संगम है, कृषक जो पीजेंट एसोसिएशन और पीजेंट्स बोल सकते हैं जिसको हम, वो उन्होंने बनाया था। किसके अगेंस्ट, कि जो इनके लैंडलॉर्ड्स थे या जो उनके ऊपर डेप्ट बहुत ज्यादा हो गया था और बहुत सारे नो टैक्स नो रेवेन्यू करके इन्होंने अपना चलाया था कि हमें कोई टैक्स नहीं देंगे जब तक हमें कोई रेवेन्यू नहीं है। ठीक है, और उसी टाइम पे आपको याद होगा 1928 में बरदौली सत्याग्रह भी आया था। तो ये सब उसी टाइम की बातें हैं। ठीक है, तो केरला में आपका शुरू किया गया था कृषक संगम। इसके बाद हम बात करते हैं 25th, why did the Congress declare 9th May to be the Ethiopia Day? 9th मई को कांग्रेस ने क्यों किया था? पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर हम अफ्रीका में देखें तो यहाँ पे ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहाँ पे सोमालिया है, और सोमालिया के पास ही है यहाँ पर एक इथोपिया, मतलब कि सोमालिया का नॉर्थ ईस्ट में एक कंट्री है इथोपिया। ठीक है, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो उस टाइम पे कांग्रेस थी उसने 9th में डिक्लेयर किया था। क्यों डिक्लेयर किया था? क्योंकि इथोपिया था उस टाइम पे अटैक करी गई थी इटली, वहां पे फासिस्ट गवर्नमेंट थी, मुसोलिनी वगैरह का उस टाइम पे कंट्रोल चल रहा था। तो उन्होंने अर्ली 1936 में उसको अटैक किया था, और उसके अगेंस्ट में इसको सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस ने इनको 9th मई था उसको डे बनाया था, इथोपिया डे, कि वी आर विद इथोपिया, इस तरीके का जो ये है नहीं चलेगा। ठीक है, और इथोपिया को उस टाइम पे एबिसीनिया भी बोलते थे, क्योंकि एबिसीनिया के नाम से भी जानते थे। तो इथोपिया की जगह एबिसीनिया या ऐसा कुछ टर्म भी आता तो भी आपको याद रखना है। इसके बाद है हमारा 26, हु सेट अप द भारत स्त्री महामंडल, भारत स्त्री महामंडल विच फर्स्ट मेट इन इलाहाबाद in 1910। अगर विमेन से रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज में रहा है, या आप बुक में भी पढ़ते हैं, आपकी नजर उस पर पड़ती है, तो वो हमेशा आपको याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है कि विमेन से रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो कभी भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आपका जो भारत स्त्री महामंडल है वो फर्स्ट किसने सेटअप किया था? तो इसका आपका आंसर है सरला देवी चौधरानी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये जो थी वो थी नीस ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर की ये नीस थी। ठीक है, 1915 में उन्होंने ऑल इंडिया रेवोल्यूशनरी पार्टी भी बनाई थी अपनी 1915 में, और लाहौर में उन्होंने फर्स्ट ऑल इंडिया विमेंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। ठीक है, ये जो उन्होंने बनाया था भारत स्त्री महामंडल, ये इन्होंने लाहौर में भी शुरू किया था, और 1915 में भी इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था ऑल इंडिया रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, तो आप ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन 27 पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हमारा शुरू हुआ था 1920 में, तो उसमें इसका कौन सा फीचर नहीं था? ये आप जरूर याद रखिएगा कि कहाँ पे वो नॉट लगा के पूछ रहा है, क्योंकि इसकी वजह से हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। हमें आंसर पता होता है बट नॉट हम देखते नहीं है ठीक से, और हम आंसर गलत कर देते हैं। तो जो 1920 में हमारा शुरू हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कौन से सेशन में ये निर्धारित किया गया था कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करेंगे? तो वो है हमारा नागपुर सेशन। ये भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले एग्जाम में वो कौन सी चीज कैसे घुमा के आपसे पूछने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज आपको याद रखनी है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें जो मिडिल क्लास था उसने पार्टिसिपेट बहुत ही कम मात्रा में किया था। शुरुआत में थोड़ा सा किया, लेकिन उसके बाद उसने पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया। और जबकि यहाँ पर ये क्या कह रहा है, मिडिल क्लास पार्टिसिपेटेड इन द वेरी लार्ज नंबर्स इन द मूवमेंट, तो ये हमारा गलत है। पूछ रहा है ना नॉट, तो हमें नॉट पे जवाब देना है, जो कि हमारा गलत है। ठीक है, फिर पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशंस वाज स्टार्टेड बाय द खान अब्दुल गफ्फार खान इन 1928। पूछ रहा है वो क्या पब्लिकेशंस किसके पूछ रहा है? खान अब्दुल गफ्फार खान के। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में हम जान लेते हैं। ये कौन थे? इनको हम बोलते हैं फ्रंटियर गांधी के नाम से भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के तौर पर जानते हैं। और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में रहते थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो कि हमारा पाकिस्तान, लाहौर, ये वाला जो रीजन था अफगानिस्तान वाला, इस वाले रीजन में ये वर्क करते थे। और ये नॉन वायलेंट जो इनका वो था ऑर्गेनाइजेशन, वो था खुदाई खिदमतगार। रेड कलर की शर्ट पहनते थे और नॉन वायलेंट इनका ये सारा मूवमेंट था, इसलिए इनको गांधी बोलते थे, क्योंकि ये बिल्कुल अहिंसा को अपना मानते थे। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि पब्लिकेशन कौन सा है, क्योंकि आप यहाँ पे खुदाई खिदमतगार से कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये इनका ऑर्गेनाइजेशन, इनका पब्लिकेशन नहीं है।
ठीक है। तो पब्लिकेशन था इनका पख्तून। पख्तून आपको पता होगा कि वहाँ का जो लैंग्वेज है उसको भी पख्तून बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मई 1928 में एक पब्लिकेशन शुरू किया था उनसे रिलेटेड बातों को बताने के लिए और सारी बातों को सामने लेकर आने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द आर्य महिला समाज। देखिए फिर से एक और क्वेश्चन विमेन पे आ गया कि आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी। तो हमारा इसका सही आंसर है पंडित रमाबाई। पंडित रमाबाई कौन थी? पंडित रमाबाई ने आपकी बहुत सारी बुक्स लिखी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो इससे रिलेटेड आपको बुक्स के नाम पता होने चाहिए। ये इनकी बुक है बहुत फेमस, जो कि है द हाई कास्ट हिंदू विमेन। द हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रही है इनकी बुक। और उन्होंने 1882 में, ठीक है, 1882 में, कई बार ईयर भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट भी, या फिर मैचिंग वगैरह में भी आपको दे सकते हैं कि आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? पंडित रमाबाई। इनको सरस्वती भी बोलते हैं, पंडित रमाबाई सरस्वती। और इनको पंडित और सरस्वती की जो डिग्री थी वो मिली थी, ठीक है। ये इनके नाम या टाइटल नहीं है, पंडित और सरस्वती इनको कॉलेज से डिग्री मिली थी। इनका नाम था ये रमाबाई और इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना करी थी, ठीक है। और एक इन्होंने बुक भी लिखी थी द हाई कास्ट हिंदू विमेन्स, ओके, ये बहुत फेमस भी हुई थी। इसके अलावा इन्होंने एक मुक्ति मिशन भी, मुक्ति मिशन, ये भी आपको पता होना चाहिए, मुक्ति मिशन भी इन्होंने एक किया था। और जिसमें ये क्या करते थे कि जो विमेन्स है दिक्कत में है, परेशानी में, या जो ऑर्फन चिल्ड्रन है उनको लेकर ये एक इन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया था शारदा सदन, उसमें ले जाके रखती थी। और ये जो मुक्ति मिशन है ये आपका आज भी काम कर रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मुक्ति मिशन क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट इंडियन टू गो जेल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज अ जर्नलिस्ट, ठीक है। जर्नलिस्ट के तौर पे सबसे पहले कौन गया था? तो ये आपको याद होना चाहिए कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक है। क्योंकि आपको पता महात्मा गांधी ने तो ऐसा उनके कोई न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन्स वगैरह उतने वो फ्लरिश्ड जर्नलिस्ट थे नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर भी नहीं थे, एक लोकमान्य तिलक थे और ये जेल भी गए थे। लेकिन लोकमान्य तिलक से पहले के हैं ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, क्योंकि हम याद करते हैं ना ये मॉडरेट में आते थे। आपने एस्टिमेट्स और मॉडरेट्स पढ़े होंगे तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी आते थे। जो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी उसके भी एक तरीके से ये फाउंडिंग मेंबर की तरह आए थे। और उससे पहले के जो ऑर्गेनाइजेशन थे उसमें सुरेंद्र नाथ बैनर्जी आपका काम करते थे। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस थी आई थिंक उसका नाम, हाँ, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, उसके ये हेड थे, उन्होंने वो फाउंडेड की थी। और उसी टाइम पे इन्होंने जो न्यूज़पेपर था इनका जिसकी वजह से ये जेल गए थे वो था इनका बंगाली, ठीक है, द बंगाली। तो आपको याद रखना द बंगाली किसका न्यूज़पेपर था? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का था, जिसकी वजह से ये आपका जेल गए थे, अरेस्ट हुए थे, क्योंकि इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अगेंस्ट कुछ बात लिखी थी। और ये एक मॉडरेटर थे, एक मॉडरेट्स में इनका नाम आता है। और ही वॉज द सेकेंड इंडियन टू क्लियर द सिविल सर्विसेज ऑफ दैट टाइम। तो ये आपके मतलब सुरेंद्र नाथ बैनर्जी आपके इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन 31 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वर द रीजन फॉर द लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी? का क्या इसका कारण है? Officially, the British government was committed to a policy of laissez-faire, but it was actually a policy of discriminatory intervention. ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब फ्रेंच वर्ड है ये, फ्रेंच वर्ड का इसका मतलब लेट डू, लेट देम डू एंड लीव अस, मतलब जो वो कर रहे हैं वो करो। गवर्नमेंट का जो रिस्ट्रिक्शन है वो बिल्कुल कम हो, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी। लेकिन आपको पता है कि ब्रिटिश की कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं थी जिसमें वो इंडियन मार्केट या इंडियंस के ऊपर कोई भी कंट्रोल किसी भी तरीके का ना करते हो। तो ठीक है, तो ये उनका बिल्कुल इसका आंसर है कि ऑफिशियली द ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पे वो करें, तो ये भी इसका एक रीजन है। गवर्नमेंट पॉलिसी, बट इट वाज एक्चुअली पॉलिसी डिस्क्रिमिनेटरी इंटरवेंशन, बट वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे, तो ये हमारा सही है। यूरोपियन एंटरप्रेन्योर्स हैड कनेक्शंस टू बैंक्स एंड एजेंसीज हाउस, व्हाइल इंडियंस हैड टू रिलाई ऑन किन, फैमिली एंड कास्ट में। पता है सारे इंडियंस का सिस्टम किस पर चलता था? सेठों पे चलता था, या जो उनके लैंडलॉर्ड्स होते थे लोकल उन पर चलता था। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं होता था, तो ये भी एक रीजन था। व्हेन प्लांटेशंस वर ट्रांसफर्ड टू इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट ओनरशिप, नेटिव इन्वेस्टर्स वर डेलिबरेटली इग्नोर्ड। नेटिव लोगों को तो वो काम देते ही नहीं थे, मतलब वो छीन के वो फॉरेन या आपने मतलब यूरोप के लोगों को या जो बाहर के लोग थे उन्हीं को काम देने की कोशिश करते थे। तो ये भी आपका ठीक है। तो आपके तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1, 2 एंड 3। अब आते हैं क्वेश्चन 32 पर। विच सोशल रिफॉर्मर्स ऑटोबायोग्राफी एंटाइटल्ड लुकिंग बैक डिस्क्राइब्स द एक्सपीरियंस इन सेटिंग अप स्कूल्स फॉर द वुमेन्स इन पुणे इन 1819। अब लुकिंग बैक मतलब जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या पाते हैं? तो ये ऑटोबायोग्राफी किसकी थी? ठीक है, अब आपको पहले तो पता चाहिए कि ऑटोबायोग्राफी किस किसने लिखी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले, और पुणे की बात कर रहे हैं। तो हमारे ये चारों उन्होंने ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं जो महाराष्ट्र और पुणे से ही हमारे रिलेटेड हैं। ज्योतिराव फूले की तो ऑटोबायोग्राफी है नहीं, ठीक है। अब हमारे थे धोंदू केशव कार्वे, मतलब कि DK कार्वे, इन्होंने विमेंस के लिए बहुत काम किया, स्कूल्स फॉर विमेंस पूछ रहा है ना, तो इन्होंने बहुत काम किया। तो हमारा एक ऑप्शन ये हो सकता है, ऑप्शन क्या बल्कि हमारा सही आंसर ही यही है। इनको हम महर्षि कार्वे भी कहते थे क्योंकि इन्होंने विमेन वेलफेयर के लिए बहुत काम किया है। ज्योतिबा राव फूले भी एक ऑप्शन में आ सकते हैं क्योंकि इन्होंने भी विमेंस के लिए बहुत काम किया है, लेकिन इन्होंने एंटी कास्ट और अनटचेबल्स के लिए भी बहुत काम किया है। लेकिन ये सोनली जो वर्क करते थे, दैट वर्क वॉज होली डिपेंडेंट ऑन द विमेन्स वेलफेयर,
ठीक है। इसके बाद केटी तेलंग, आपको पता था होगा शायद कि ये हमारे थे जज, ये जज थे बॉम्बे हाई कोर्ट के। ठीक है, तो फिर आपका इसका करेक्ट आंसर क्या है? लुकिंग बैक, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? डीके कार्वे की, जिसमें उन्होंने वुमेन्स पे रिलेटेड जो भी काम किए हैं, वुमेन्स की जो कंडीशन थी उस टाइम पर, उसके बारे में उन्होंने बात की है। आते हैं क्वेश्चन 33 पे। हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे आपको पता है, जो पुरानी इमारतें हैं, पुरानी चीजें हैं, जो एक्सकेवेशंस हुए हैं, उनसे रिलेटेड काम करती है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब कि ASI। ठीक है, इसका इनको कौन, इसका फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन था? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा था, आपको बिल्कुल मुंह जुबानी पता होना चाहिए। अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इनका नाम एकदम आपको पता होना चाहिए। और कब की गई थी? 1861 को। हो सकता है इस बार नाम पूछा है, अगली बार ईयर पूछ ले, किसी मैचिंग में पूछ ले, जंबल वर्ड्स वगैरह देके ये पूछ सकते हैं। तो आपको ईयर भी पता होनी चाहिए, 1861 में। अच्छा, इनके जो कनिंघम के एक फ्रेंड थे, बहुत आपने नाम सुना होगा, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने खरोष्टी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था। ठीक है, खरोष्टी एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट को। तो उनके साथ मिलकर इनको इंटरेस्ट आया इंडियन हिस्ट्री पे, और इन्होंने जो सारनाथ, सांची, महाबोधि टेम्पल्स जो बोध गया वगैरह के, इन सबको इन्होंने एक्सकेवेट किया, इन सबका पता लगाया, और उनको इनके काम की वजह से फिर एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सेटअप हुआ, और उसका उनको फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी बनाया गया। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज नॉट कंट्रीब्यूटेड बाय द फेमस सोशल रिफॉर्मर बेगम रुकैया? बेगम रुकैया का कौन सा वर्क नहीं है? ठीक है, बेगम रुकैया आपको पता होंगी, बहुत ही फेमस आपकी वो रही है, फेमिनिस्ट रही है बंगाल की। हाँ, बेगम रुकैया आपकी हैं बहुत ही फेमस फेमिनिस्ट रही हैं बंगाल की, और इन्होंने विमेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं, स्कूल सेटअप, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, इन सबका सेटअप किया है। ठीक है, तो इसमें इनका ये सारे इनके वर्क, इसमें कौन सा वर्क पूछ रहे हैं कि नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय फेमस, तो ये वर्क है इनका मदर इंडिया। ठीक है, आपका ये इनका सबसे ज्यादा फेमस वर्क है सुल्ताना's ड्रीम। ये आप याद भी रख सकते हैं कि सुल्ताना's ड्रीम इज अ ग्रेट वर्क डन बाय फेमस फेमिनिस्ट रिफॉर्मर बेगम रुकैया, एंड दिस वर्क इज नोन एज फेमिनिस्ट यूटोपिया। ठीक है, फेमिनिस्ट यूटोपिया के नाम से भी इसको जाना जाता है, एंड दिस इज द नोवेला। नोवेला मीन्स स्मॉल नोवेल। ठीक है, तो स्मॉल नोवेल है ये सुल्ताना's ड्रीम, जो कि बेगम रुकैया ने लिखा है, एंड इनका वर्क ये मदर इंडिया नहीं है। अर्धांगी एंड ग्रह, दीज थ्री आर द वर्क ऑफ बेगम रुकैया। इसके बाद हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मुगल क्रॉनिकल्स? नॉट, बार बार ये नॉट पे ही ज्यादा फोकस कर रहा है, तो इसलिए आपको भी इस पर ध्यान रखना है। दे प्रेजेंट अ कॉन्टिन्यूस क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स। आपने पढ़े होंगे बहुत सारी चीजें मुगल्स के बारे में, वो क्रोनोलॉजिकल इवेंट की तरह आपको बताते हैं। आपको हिस्ट्री भी जो पढ़ने को मिल रही है, वो भी जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज या इतने सारे ग्रंथ वगैरह लिखे हैं, उससे आपको पता चलता है, तो ये करेक्ट है। दे वर रिपोजिटरी ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मुगल्स। यस, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो हमें देते हैं कि कैसे हुमायूं की मौत कैसे हुई, या उनकी बहन कौन थी, या अकबर को कैसे क्या हुआ, तो ये सारी बातें हमें पता है जस्ट बिकॉज ऑफ द मुगल क्रॉनिकल्स की वजह से। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। दे अलाउ अस टू अंडरस्टैंड हाउ इंपीरियल आइडियोलॉजीज वर क्रिएटेड एंड डिसिमिनेटेड। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। दे कंटेन ब्रीफ बायोग्राफीज ऑफ द ऑथर्स ऑफ द क्रॉनिकल्स। जो ऑथर होते थे, क्या ये उनके बारे में आपको उनकी बायोग्राफीज बताते थे क्या? नहीं, वो अपने आप से जो अपने बारे में बता दे, कर दे, अलग से कुछ लिख, तो एक बात एक अलग है, बट ये उनके ऑथर्स के बारे में आपको पता भी नहीं है कि जो ऑथर बताया जा रहा है वो उसने वाकई में लिखी भी है या नहीं लिखी है। क्योंकि बहुत सारी बुक्स हम बोलते हैं कि ये हमारे राजा ने खुद लिखी है, बट कई बार वो डाउट रहता है कि वो बुक उस किंग ने खुद लिखी है या नहीं लिखी है, तो ये हमें उसके ऑथर के बारे में फुल इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या है? ये दे कंटेन ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ द क्रॉनिकल। नहीं, गलत है ये, इसलिए यहाँ पे नॉट पूछ रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर हो गया ये। ठीक है, फिर अगला हम आते हैं 36 पे। 36 क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंड ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? फिर से पूछ रहे हैं नॉट करेक्ट, तो आपको याद रखना है क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से प्रिपेयर करने हैं कि वो अगर आपसे घुमा के नॉट करके भी पूछ रहा है ना, तो आपको पता होना चाहिए उसका आंसर। एंड ओसीआई इज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। ठीक है, ओसीआई होता ही है, दूसरी कंट्री का सिटीजन होता है। एंड ओसीआई possesses मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म वीजा फॉर विजिटिंग इंडिया। यस, वो बहुत बार इंडिया आ सकता है, जा सकता है, उसके पास मल्टीपल एंट्री वीजा होता है। एंड ओसीआई इज एट पार विद द एनआरआईज इन ऑल मैटर्स। ये तो आपको देखने से लग रहा होगा गलत है, और यहाँ पे नॉट ही पूछा है, तो आपका सही आंसर क्या हो गया? ये, क्योंकि एनआरआईज जो होते हैं वो बेसिकली सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, क्योंकि नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, उनका पासपोर्ट उनके पास इंडिया का होता है। ठीक है, एंड दे आर रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एंड दे आर द इमाइग्रेंट्स हैं, बेसिकली जो सिटी वो है हमारे ओसीआईज हैं। ठीक है, और जो ओसीआईज हैं इनके बारे में बताता कौन है? ये बताते हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये आप एक्सटर्नल अफेयर्स में मत जाइएगा, क्योंकि ओवरसीज की बात है तो कहीं आप एक्सटर्नल मिनिस्ट्री सोचने लगे, तो ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में इनकी सारी चीजें होती हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में हम सिटीजन की बात करते हैं? 5 to 11 आर्टिकल में हम सिटीजन्स की बात करते हैं। और अभी हाल ही में जो करतारपुर कॉरिडोर की बात चल रही थी ना, रिसेंट न्यूज में रहा था पिछले साल, तो उससे भी रिलेटेड कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन ये इसलिए पूछा गया हो। ठीक है,
तो जो एनआरआईज होते हैं उनके पास आपका पास रेसिडेंशियल स्टेटस होता है, जबकि ओएसआई के पास आपका क्या होता है, इमाइग्रेशन स्टेटस होता है। क्योंकि हम इंडिया में डुअल सिटीजनशिप तो दे नहीं सकते दूसरी कंट्री को, तो हमने एक तरीके से ओसीआई के थ्रू वो सिटीजन किसी दूसरी कंट्री के, बट हम उनको इंडिया में आने जाने का ये सारी चीजों की सुविधाएं उनको हम दे देते हैं ओसीआई के थ्रू। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ये है कि ये एनआरआई के एट पार नहीं होता। 37 which one of the following is not a feature of the Aadhaar targeted delivery of the financial and other subsidies benefits and services act 2016। आधार एक्ट आया था 2016 में, तो उसका कौन सा, फिर से पूछ रहा है नॉट अ फीचर। ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया आर एंटाइटल्ड फॉर एनरोलमेंट अंडर दिस एक्ट। केवल इंडिया के सिटीजन ही इसमें एंटाइटल्ड हैं, केवल इंडिया के सिटीजन से। फिर से एक बार देख लीजिए, तो यहीं पे हमारा आंसर हो गया गलत। तो हमारा इसका आंसर क्या है 37 का ए। केवल ओनली सिटीजन नहीं, हमारे जो ओसीआईज वगैरह हैं, जो ओवरसीज सिटीजन है, वो भी हमारे इसमें एंटाइटल्ड हो सकते हैं। ठीक है, बोर्ड डेमोग्राफी में तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा सही आंसर है ए। फोर्स लेबर और बेगार इज अ वायलेशन ऑफ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 16 सबको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 7 अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, आर्टिकल 19 फ्रीडम से रिलेटेड है। बचा कौन सा, आर्टिकल 23। ऐसे भी आप मार सकते हो, अगर आपको आर्टिकल 23 याद है फिर तो बहुत अच्छी बात है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर से रिलेटेड है। आते हैं हम क्वेश्चन 39 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया इज नॉट करेक्ट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट में से सही नहीं है, फिर से पूछ रहा है नॉट करेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंपोज्ड ऑफ द मेंबर्स हु हैड बीन इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। करेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड्स इट्स फर्स्ट सीटिंग 9 दिसंबर 1990 के फैक्चुअल भी पूछ लेते हैं, तो आपको फैक्चुअल बिल्कुल याद रहना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। द सीट्स इन ईच प्रोविंसेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज, मुस्लिम, सिख एंड जनरल, बिल्कुल सही है, इन्हीं 3 के बीच में डिवाइड हुई थी। द मेथड ऑफ द सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन स्टेट्स वाज टू बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का तो रोल ही नहीं था इसमें। ठीक है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में ये भी याद रखना है कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में 1946 में इसको करने का डिसाइड हुआ था, और डिसाइड हुआ था कि अब हम इलेक्शन हेल्ड कराएंगे। ठीक है, कैबिनेट मिशन के बाद। और इसका जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, एम एन रॉय ने। ये अभी आपसे पूछ सकते हैं कभी भी। ठीक है, और जो इसके जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे। तो ये क्वेश्चन में ही आपका एक तरीके से एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के कि अगर आप उसको ठीक से पढ़ लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which one of the following is not a constitutional body? The Election Commission of India. Election Commission of India क्या आर्टिकल होता है, आर्टिकल 324। आपको आर्टिकल याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको आर्टिकल याद होंगे तो एग्जाम में आंसर सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फाइनेंस कमीशन कितना आर्टिकल होता है, 280। द ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमीशन, इसका कौन सा आर्टिकल होता है, 344। ठीक है, फिर आता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसका कोई आर्टिकल होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि ये है हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो आपका नॉट पूछ रहा है, तो हमारा कौन सा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये थे हमारे अभी 20 क्वेश्चंस ईपीएफओ 2017 में जो पूछे गए थे, जिनका डिटेल डिस्कशन हमने किया। आगे के 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन या जो भी है वो हम उनको अगले वीडियो में करेंगे। उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो हमारा जरूर देखें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको अगर उसमें जो भी क्वेरी हो वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।